बढ़ेगा, और जब सरफेस उसके एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है तो जब रिफ्लेक्शन होगा तो एनर्जी में कमी आएगी। एनर्जी में कमी लैम्डा बढ़ा देती है, और जब लैम्डा बढ़ जाएगा तो उस केस में वो आईआर की रेंज में जा रहा है, जिसे आप इंफ्रारेड कहते हैं। मैंने आपको उस दिन कहा था कि हमारी टोटल एटमॉस्फेरिक गैसियस कॉम्पोजिशन में 4 गैस ऐसी है जो रिफ्लेक्टेड आईआर को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करती है, और रिफ्लेक्टेड आईआर को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी CO2, CFC, CH4, CFC और N2O के पास है। आईआर की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हीट की फॉर्म में रिलीज किया जा रहा है, और ये हीट हमारी अर्थ सरफेस को गर्म कर रही है। लेकिन लास्ट में हमने कहा कि CO2 का कंसंट्रेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसका की पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा है, और उससे आने वाली हीट भी बढ़ती जा रही है। और जब हीट का अमाउंट बढ़ता जाएगा तो अर्थ सरफेस एक्स्ट्रा वार्म हो जाएगा, और उसका एक्स्ट्रा वार्म हो जाना ही ग्लोबल वार्मिंग है। ठीक, यहां तक की बात सबको क्लियर है। मैंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मीन टेम्परेचर बढ़ रहा है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 0.6 डिग्री, वैसे तो 1 डिग्री से ज्यादा बढ़ गया है। और अगर ऐसा हुआ तो आइस कैप पिघल रहे हैं, रिवर्स में फ्लड आ रही है, ओशियन का वाटर लेवल बढ़ रहा है, आइलैंड्स डूब रहे हैं, कोस्टल एरिया के डूबने का खतरा आ चुका है, ट्रोपोस्फियर गर्म हो रहा है, स्ट्रेटोस्फियर ठंडा हो रहा है। बेटा, स्ट्रेटो को कोई ठंडा नहीं कर रहा, कंपैरेटिव ठंडा हो रहा है। यहां साथ के साथ एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन, एल नीनो ला नीना जैसी कंडीशन बन रही है। ये एल नीनो ला नीना क्या है, अभी इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी मैं आपको जरूर दूंगा। लेकिन इस तरह की एडवर्स कंडीशन बन रही है, नुकसान बहुत हो रहा है, लेकिन किसी को तो फायदा भी है। C3 प्लांट, क्योंकि आप सब बच्चे जानते हैं कि CO2 कंसंट्रेशन के बढ़ जाने से C3 प्लांट फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगा। और जब फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, ये आप जानते हैं रुबिस्को CO2 की हायर कंसंट्रेशन पे वर्क करता है। फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगा तो इनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। बेटा, क्या आपने पढ़ा हुआ है कि CO2 की हायर कंसंट्रेशन स्ट्रोमेटल ओपनिंग को लेकर टॉक्सिक है? ये स्ट्रोमेटल ओपनिंग को लेकर टॉक्सिक होता है। अगर ऐसा है तो CO2 की हायर कंसंट्रेशन में यहां पर पार्शियल क्लोजिंग ऑफ स्ट्रोमेटा हो जाएगा, और जब पार्शियल क्लोजिंग ऑफ स्ट्रोमेटा हो रहा है तो ट्रांसपीरेशन में भी कमी आएगी। एक और फायदा हो गया, ट्रांसपीरेशन कम हो रहा है तो वाटर लॉस कम होगा। लेकिन अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि जब पार्शियल क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा हो गया तो फिर गैसियस एक्सचेंज पे भी तो फर्क पड़ना चाहिए। पड़ा, गैसियस एक्सचेंज पे फर्क पड़ा, तभी तो प्लांट ने एक नया अडेप्टेशन लिया, स्टोमेटल डेंसिटी को बढ़ा दिया। स्टोमेटल डेंसिटी का मीनिंग होता है बेटा पर यूनिट एरिया नंबर ऑफ स्टोमेटा का बढ़ जाना। पर यूनिट एरिया नंबर ऑफ स्ट्रोमेटा का बढ़ जाना स्ट्रोमेटल डेंसिटी का बढ़ जाना कहलाता है। और जब स्ट्रोमेटल डेंसिटी बढ़ जाएगी तो गैसियस एक्सचेंज भी बढ़ेगा। लेकिन कुछ बच्चे कह देंगे कि जब स्ट्रोमेटा के नंबर बढ़ जाएंगे तो फिर तो ट्रांसपिरेशन भी बढ़ेगा। नहीं। कौन सा प्लांट, मोनोकोट या डाइकोट? डाइकोट, डाइकोट होता है। और डाइकोट की लीफ हाइपोस्टोमेटिक या एपिस्टोमेटिक? हाइपोस्टोमेटिक, नीचे की तरफ स्टोमेटा बने हैं, लाइट ऊपर से आ रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ गैसियस एक्सचेंज बढ़ जाएगा, लेकिन ट्रांसपिरेशन नहीं बढ़ेगा। समझ जाओ बेटा,
यहाँ पर CO2 कॉन्सेंट्रेशन की बढ़ जाने से C3 प्लांट का फोटोसिंथेसिस का बढ़ना, प्रोडक्टिविटी का बढ़ना, पार्शियल क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा का हो जाना, ट्रांसपिरेशन का कम हो जाना, स्टोमेटल डेंसिटी का बढ़ जाना, ऑल ऑफ दीज कंबाइंडली कॉल्ड एज CO2 फर्टिलाइजिंग इफेक्ट। इन सबको एक साथ CO2 फर्टिलाइजिंग इफेक्ट के नाम से पुकारेंगे, लेकिन आज कह देना C3 प्लांट से लिमिट में। क्या कहोगे? क्या सोच रखी है तुमने? CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती 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 जाएगी तो तुम क्या फोटोसिंथेसिस बढ़ाते 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 जाओगे? अरे लिमिट में, क्योंकि अगर ज्यादा बढ़ गई ना तो ये पार्शियल नहीं कंप्लीट क्लोज हो जाएंगे, और जिस दिन कंप्लीट क्लोज हो गए मर जाओगे। इसलिए बेटा समझ जाओ ये भी एक लिमिट में ही हो रहा है, क्योंकि अगर ज्यादा CO2 बढ़ गई तो उस केस में स्टोमेटा पूरे बंद हो जाएंगे और फिर ये एक दिन मर जाएंगे, है ना बेटा? तो यहां CO2 फर्टिलाइजिंग इफेक्ट एक तरह से C3 प्लांट का फायदा है, लेकिन ओवरऑल तो नुकसान ही हो रहा है। और इस नुकसान में मैंने आपको बहुत सारी बातें बता दी है, जो मैं आपको यहाँ एक बार फिर काउंट करवा देता हूं। मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा। आइस केप का पिघलना, रिवर में फ्लड का आना, ओशन के वाटर लेवल का बढ़ना, आइलैंड्स का डूबना, कोस्टल एरिया के डूबने का खतरा बढ़ जाना, साथ के साथ में ट्रोपोस्फियर का गर्म होना, स्ट्रेटोस्फियर का ठंडा होना। ट्रोपोस्फियर गर्म हो रहा है, स्ट्रेटोस्फियर ठंडा, स्ट्रेटो को कोई ठंडा कर नहीं रहा, कंपैरेटिव ठंडा हो रहा है। साथ के साथ में यहां पर मैंने आपसे कहा एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन, एल नीनो, ला नीना का बनना, ये सब चीजें यहां पर है। अब एल नीनो ला नीना क्या होते हैं अभी हम समझेंगे, लेकिन बेटा साथ के साथ एक और बात देखने को मिली। पेज पलट दो जल्दी बेटा, तुरंत। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ट्रोपोस्फियर गर्म, स्ट्रेटो ठंडा तो हो ही रहा है, लेकिन साथ के साथ ट्रॉपिकल एरिया खिसक के सब ट्रॉपिकल में जा रहा है। सब ट्रॉपिकल टेम्परेट में और टेम्परेट आर्कटिक में मूव कर रहा है। कैसे कर रहा है आओ देखते हैं। अब तो हटा दे। ट्रॉपिकल एरिया सब ट्रॉपिकल में, सब ट्रॉपिकल टेम्परेट में और टेम्परेट आर्कटिक में। देखिए बोर्ड पे, ये रही हमारी अर्थ, और सब बच्चे जानते हैं कि 0 डिग्री इक्वेटर ये रहा नॉर्थ साउथ, और ये एरिया कौन सा है? ट्रॉपिकल। ये एरिया कौन सा है? सब ट्रॉपिकल। ये कौन सा है? टेम्परेट। आर्कटिक। बच्चों ध्यान दीजिए, मान लीजिए ट्रॉपिकल का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो हमारे पास यहां पर हमने कहा कि 25 से 40 डिग्री का टेम्परेचर है। यहां पर 15 से 24 डिग्री का टेम्परेचर है। जब मेन टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा तो यहां पर 40 से 41 भी तो हुआ, तो फिर यहां पर 24 से 25 भी तो हुआ होगा। अरे जहां जहां तक का एरिया 25 पे चला गया वहां वहां तक का एरिया ट्रॉपिकल हो गया, क्योंकि ट्रॉपिकल की शुरुआत ही 25 से हो रही है। ये बात पहुंची कि नहीं भाई? जहां जहां तक का टेम्परेचर 25 चला गया वहां वहां तक का एरिया ट्रॉपिकल माना जाएगा, क्योंकि उसकी शुरुआत ही 25 से हो रही है। इसका मतलब ट्रॉपिकल एरिया खिसक के सब ट्रॉपिकल में जा रहा है, सब ट्रॉपिकल खिसक के टेम्परेट में, और टेम्परेट खिसक के आर्कटिक में जा रहा है, तभी तो आइस के पिघल रहे हैं। लेकिन ऐसा कहने पे कुछ बच्चे ऐसा सोचने लग जाते हैं कि सर अच्छा ही तो हुआ कि ट्रॉपिकल बढ़ गया, डाइवर्सिटी बढ़ जाएगी। अरे ये भी तो सोचो बेटा कि सब ट्रॉपिकल मर गया, सब ट्रॉपिकल भी तो मर रहा है ना। अगर ऐसा है
जिस एरिया में सब ट्रॉपिकल पहले रह रहा था वहां का तो मर रहा है ना। और किसी को नुकसान पहुंचा के क्या अच्छा करना अच्छा होगा? और आप चाहते क्या हो? क्या हमारी अर्थ पे सारा ट्रॉपिकल हो जाए? डाइवर्सिटी ज्यादा होगी कि कम? कम हो जाएगी, क्योंकि अर्थ की डाइवर्सिटी तो तब मेंटेन रहती है जब यहाँ ट्रॉपिकल भी होता है, सब टेम्प आर्कटिक, तब डाइवर्सिटी मेंटेन होती है। अगर एक ही इतना फैल जाएगा तो क्या डाइवर्सिटी रह पाएगी बेटा? ना ना। तो नुकसान तो किसी भी प्रकार का हो उसे तो पॉल्यूशन ही काउंट किया जाता है भाई। तो यहाँ पर पैथोजन के मजे भी आ रहे हैं, क्योंकि पैथोजन को जो हाई टेम्परेचर चाहिए था वो बड़े एरिया में मिल रहा है। वो तो फैल फैल के बीमारियां कर रहा है। हवा की मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी बढ़ चुकी है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन ओवरऑल तो बढ़ा है। और जब हवा में मॉइस्चर बढ़ गया, टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, और उसे चाहिए क्या? वार्म एंड ह्यूमिड। हवा का मॉइस्चर बढ़ गया, टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, उसे तो वार्म एंड ह्यूमिडी चाहिए ना। अरे पैथोजन के मजे आ रहे हैं, अब बीमारियां पहले से ज्यादा हो रही है। अगर ऐसा है तो इसलिए है क्योंकि पैथोजन के सर्वाइवल के चांसेस बढ़ चुके हैं, क्योंकि वो उसके लिए जो प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए वो उसे मिल रहा है। क्योंकि उसको वार्म भी चाहिए, उसे ह्यूमिड भी चाहिए, वो दोनों एनवायरनमेंट अब उसके लिए फेवरेबल हो रहे हैं। सब बच्चों को ये बात क्लियर है भाई? एल नीनो, ला नीना, ये क्या होते हैं ये आपको यहां इतना डिटेल में नहीं जाना। एनसीईआरटी तो बस एक शब्द लिख के निकल गई, एल नीनो। तो थोड़ा सा हिंट आपको जरूर देंगे इस बारे में क्या होता है एल नीनो, लेकिन हिंट है, बस हिंट। उसकी डिटेल में घुसने की आवश्यकता नहीं है। जो लाइन में बोलूं बस उतना ही याद रखना है। पहली बात, ये दोनों नाम आए कहां से? एक बार क्रिसमस टाइम की बात है। साउथ साउथ अमेरिकन मछुआरों ने कहा कि मछलियां पकड़ना आसान हो रहा है। समंदर का पानी पहले से ज्यादा गर्म दिख रहा है, और वहां गर्म पानी में मछलियां ऊपर आ जाती है। जब इस बात को देखा गया तो सही मिला। पहली बार ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन की वार्मिंग साउथ अमेरिकन साइड पर क्रिसमस टाइम पर नोट की गई थी बेटा। क्रिसमस आप क्रिश्चियनिटी में जानते हैं, क्राइस्ट बर्थ, क्राइस्ट बॉय चाइल्ड थे, बॉय बॉय, और बॉय को कहते हैं एल नीनो। बॉय को क्या कहते हैं? ये लैंग्वेज स्पेनिश लैंग्वेज है जिसमें एल नीनो कहा जाता है, और गर्ल को क्या कहते हैं? ला नीना। ये नीना है वो नीनो है भाई, समझ नहीं पा रहे क्या बात को? नीना गर्ल है, नीनो बॉय है। तो एल नीनो, ला नीना, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट फिनोमिना है। हाँ, जब ला नीना होता है ना तो कंडीशन ठीक ठाक सी होती है, मतलब ज्यादा इतना खतरनाक नहीं है। देखो, आइडियल तो कुछ भी नहीं है, नुकसान तो दोनों में होता है, लेकिन कंपैरेटिव ये ठीक है। लेकिन जब एल नीनो आता है, हवाओं के रुख बदल जाते हैं। अभी देखेंगे बेटा कैसे हो रहा है, समझते हैं हम। पहले आप वर्ल्ड मैप में थोड़ी सी इमेज बनाइएगा। यहां पर ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, और ये रहा नीचे की तरफ ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन। यहां पर आप बच्चे ये कह दीजिए, ये यहां पर चाइना है, ये यहां पर इंडोनेशिया है। हम भी इधर ही हैं बेटा। अब आप जानते हैं कि नॉर्मली लाइट इंटेंसिटी की वजह से हमारी तरफ का ओशियन का पानी गर्म है, ये नेचुरल है, ये लाइट से है। इधर मैंने नहीं कहा कि ठंडे हैं, कंपैरेटिव, क्योंकि है तो ट्रॉपिकल एरिया ही, पर कंपैरेटिव इधर गर्मी ज्यादा। तो जहां गर्मी है वहां हवाओं की डेंसिटी कम, गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं, उनके साथ में बादल भी बन रहे हैं, बरसात भी हो रही है,
इंडिया में मॉनसून अच्छा रहेगा, बढ़िया चल रहा है। जब ये हवाएं ऊपर जाएगी तो इनका स्पेस लेने ये हवाएं इधर आएगी, यहां से इनका स्पेस लेने ये हवाएं इधर जाएंगी, और जब ये इधर जाएगी तो कंपैरेटिव ड्राई होगा। कंपैरेटिव मतलब अमेरिका में एवरेज रेनफॉल है, जो ठीक है, उनके लिए अच्छा है। लेकिन अब 5 से 8 साल में कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है कि यहां अब गर्म ओशन का पानी इधर तो फ्लो कर ही रहा था, साथ के साथ इंडस्ट्रियल एरिया ज्यादा, ग्रीन हाउस गैस एमिशन ज्यादा। पहले अमेरिका ग्रीन हाउस गैस एमिशन में नंबर 1 था, अब चाइना है। अगर ऐसा है तो जब यहां इतना सारा ग्रीन हाउस गैस रिलीज हो रहा है तो धीरे धीरे इधर की तरफ वार्मिंग बढ़ने लग जाती है, और जब इधर वार्म होने लग जाता है तो इधर की तरफ ठंडा नहीं पड़ा, कंपैरेटिव कोल्ड है। अगर ऐसा होगा तो अब हवाएं इधर से ऊपर उठेंगी, बादल इधर बनेंगे, अमेरिका में फ्लड आएंगी, तूफान आएंगी। हमारी तरफ की ये हवाएं ऐसे जाएगी, ये हवाएं ऐसे जाएगी, और जब ये हवाएं ऐसे आएगी तो उसके इसमें कंपैरेटिव इंडियन मॉनसून डैमेज हो जाएगा। और अगर ऐसा है तो आपको बस एक ही लाइन याद रखनी है, ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन में अमेरिकन साइड पे वार्मिंग बढ़ने से एयर डायरेक्शन का बदल जाना, अमेरिका में फ्लड, इंडियन मॉनसून का डैमेज होना क्या कहलाता है? मैं रिपीट करूंगा, फिर सुनेंगे। ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन में अमेरिकन साइड पे वार्मिंग बढ़ जाने से एयर डायरेक्शन का बदल जाना, अमेरिका में फ्लड, इंडियन मॉनसून का डैमेज होना क्या कहलाता है? बस ये याद रखना है और कुछ नहीं। एक ही क्वेश्चन आया है अभी तक बस, ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन की वार्मिंग क्या कहलाती है? तो आंसर एल नीनो गया है, और कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं आया। तो अगर ऐसा है तो फिर भी आपको थोड़ा तो हिंट होना चाहिए कि कोई और दूसरा घुमा के पूछ ले, क्योंकि आजकल वैसे ही क्लाइमेट इतने बदल रहे हैं। तो कोई क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाए तो एटलीस्ट इतना तो याद होना चाहिए कि ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन में अमेरिकन साइड पे वार्मिंग बढ़ जाने से एयर डायरेक्शन का बदल जाना, अमेरिका में फ्लड, इंडियन मॉनसून का डैमेज होना क्या कहलाता है? एल नीनो। ला नीना इसका अपोजिट फिनोमिना ही है, उससे अपोजिट ही चल रहा है। वो कंपैरेटिव ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं। फ्लड तो उसमें भी आती है, जब इंडिया में मानसून अच्छा होता है तो हमारे यहाँ पर कई इलाकों में फ्लड आ जाती है। तो नुकसान दोनों में है, लेकिन कंपैरेटिव देखा जाए तो ज्यादा खराब एल नीनो है। ठीक है, क्योंकि ये मानसून को डैमेज कर देता है, कहीं भयंकर ही बरस जाता है तो कहीं सूखा पड़ जाता है एल नीनो के अंदर। तो एल नीनो बहुत एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन है बेटा। वैसे तो डिटेल बहुत है इसकी, इसमें आपको पेरू, इक्वाडोर बहुत कुछ समझाना पड़ता है, लेकिन ना, इतना डिटेल, इतना ज्योग्राफी में नहीं घुसना। हमें हमारे जो काम की बात याद हो जानी चाहिए बस। तो आखिर इतना कुछ हो रहा है तो फिर इंटरनेशनल लेवल पे चल क्या रहा है, इसे रोकने के क्या प्रयास चल रहे हैं? इसकी शुरुआत करेंगे हम 1992 से, अर्थ समिट, रियो डी जेनेरो, ब्राजील। यूएनसीडी के नाम से पुकारते हैं। क्या है बेटा यूएनसीडी? गजब, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। उठ जाओ बेटा, अब गुड मॉर्निंग हो चुकी है। अभी तक नींद में ही चल रहे हैं क्या सब बच्चे? तो याद रखेंगे आप, यूएनसीडी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। हटा दूं पत्ता है? जल्दी। बहुत बढ़िया, ऑनलाइन वाले बच्चे तुरंत आंसर कर रहे हैं। देखो आप, दूरस्थ बैठे हुए बच्चे भी कितना बड़े आंसर कर रहे हैं।
तो शुरुआत हो रही है 1992 से। अर्थ समिट, मैंने उस दिन आपसे कहा था कि सभी बातों पे चर्चा और चिंता जता के गए थे ना, लेकिन कुछ कर नहीं पाए थे क्योंकि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच का झगड़ा। लेकिन यूनाइटेड नेशन को तो चिंता बनी हुई है और इसी को लेकर क्लाइमेट चेंज को लेकर पहली कॉन्फ्रेंस 1995 में बुलाई गई, जिसे आप सब बच्चे कॉप 1 के नाम से पुकारते हैं। यहां कॉप का मीनिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है बेटा। पार्टीज मतलब कंट्रीज, कितनी पार्टी ने पार्टिसिपेट किया, मतलब कि कितनी कंट्रीज आई हैं, तो उनका कॉन्फ्रेंस हो रहा है। और ये कॉप 1 बर्लिन जर्मनी में हुआ, लेकिन एक बार फिर सब चिंता जता के भाग गए, कोई सहमति नहीं बन पाई, कॉप 1 फेल हो गया। अगले साल फिर बुलाया जाता है 1996, इस बार कॉप 2 हो रहा था, जो कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ बेटा। लेकिन एक बार फिर बेटा सब चिंता जता के भाग गए, कॉप 2 भी कोई एग्रीमेंट नहीं। अगले साल फिर बुलाया जाता है 1997, इस बार कॉप 3 हो रहा है, जो कि क्योटो, बिल्कुल बेटा जापान में ही हुआ। और इस बार पहली बार एक सक्सेसफुल एग्रीमेंट तैयार हुआ, जिसे आप सब बच्चे क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से पुकारते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब ही बेटा एग्रीमेंट है यहाँ पर, और ये पहला सक्सेसफुल एग्रीमेंट माना जाता है, जो कि क्योटो जापान में किया गया था। इसको आप क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से पुकारेंगे। बताइए, जल्दी बताइए, कौन सा पहला सक्सेसफुल कॉप रहा? कॉप का नंबर बोलो। ये नीतू जी 13 में पूछा गया है। तो नीट यूजी 13 का क्वेश्चन कॉप 3, जो कि पहला सक्सेसफुल कॉप है, क्या नाम है उसका? क्योटो प्रोटोकॉल कहना है। और कहा हुआ था? क्योटो। इस तरह से बेटा, और यहां डिसाइड किया गया था कि आने वाले 2012 तक हम ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम कर देंगे। लेकिन एक बड़ी बात ये भी आपको बतानी है, क्योटो प्रोटोकॉल बना 1997 में था, लेकिन इसका इंप्लीमेंट 2005 में हो पाया। क्या करें बेटा? implemented in 2005, मॉन्ट्रियल सिटी कनाडा में ऐसा हुआ, वहां इसको इंप्लीमेंट किया गया। लिखो क्या आगे? मॉन्ट्रियल लीजिए, तो फिर कनाडा विच ये लो भाई, मॉन्ट्रियल सिटी, हाँ कनाडा। ठीक बात। लेकिन हर साल कॉप हो रहे हैं, जिनका पर्चा आप खुद ही देख लेंगे। क्या आपके मॉड्यूल के, मॉड्यूल दो, मॉड्यूल के पत्ता 124 पर, 124, यस, पत्ता 124 पर आपको इस तरह का एक पर्चा मिलेगा, जिसमें आप 2011 से देखना शुरू करेंगे, जो कि आपको कह देना है कि 2011 में कॉप 17 हुआ था, जो कि डरबन साउथ अफ्रीका में हुआ। फिर उसके बाद 18 दोहा कतर में हुआ। चलो ये दो तो मैं लिख ही देता हूं, ये पत्ता पलटो। पीछे वाले बच्चे डन है मामला? चेप लो बेटा, छेती चेपो। मुझे पूछ लो बेटा, अगर कोई ये नीचे वाला पार्ट नहीं दिख पा रहा हो ना, मॉन्ट्रियल सिटी कनाडा,
इससे पहले implemented in 2005 at Montreal City, कनाडा। हाँ, कनाडा हो गया। हटा दूं? चलो तो फिर अब 2011 कॉप 17 है बेटा, कॉप 17 जो कि डरबन में हुआ था, ये भी पूछ लिया गया है। साउथ अफ्रीका। उसके बाद में 2012 कोप 18 दोहा कतर। ये वही साल है 2012 जिसका टारगेट लिया गया था, ये वही साल है। और यहां पर डिसाइड किया गया कि टारगेट अचीव तो हो रहे हैं लेकिन वो कामयाबी नहीं मिल पा रही, एक्सटेंड कर दिया जाए, और टारगेट को एक्सटेंड करके 2020 कर दिया गया। समझ पा रहे हैं आप? 2012 में थोड़ी याद था कोरोना आ जाएगा। तो अब लगातार इस तरह से कॉप होते जा रहे हैं। यहाँ ये सारा पर्चा आपको वहां पर मिल जाएगा। डरबन साउथ अफ्रीका, दोहा कतर, वर्सोवा पोलैंड, लीमा पेरू, पेरिस फ्रांस। ऐसे याद करना पड़ेगा आपको। मराकेश मोरक्को, बॉन जर्मनी, केटोवाइस पोलैंड, ये याद करना पड़ेगा आपको ऐसे। मैड्रिड स्पेन, ग्लासगो स्कॉटलैंड, शर्म अल शेख इजिप्ट, और इस साल यूएई दुबई। दुबई यूएई ऐड कर लीजिए बेटा उसमें। ये तो याद हो गया, हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दुबई सबको याद है। डेट याद करने की जरूरत नहीं है। दुबई यूएई, दुबई पहले लिखो। समझ पा रहे हैं? तो ये कॉप 28 आ जाएगा। 2020 में कॉप नहीं हुआ था क्योंकि ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक उसको पोस्टपोन कर दिया गया था, आगे बढ़ा दिया गया था। तो ये पर्चा एक बार पढ़ना ही पड़ेगा, और कोई बड़ी बात नहीं, आप जैसे बच्चों के लिए कोई मुश्किल नहीं है। कुछ नहीं करना बेटा, 2 सुबह नाश्ते के साथ, 2 दिन के खाने के साथ, और 2 रात सोने से पहले। एक दिन में 6 याद हो जाएंगे, 3 से 4 दिन में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचते रहे तो 4 दिन तो वैसे निकाल देंगे। तो इसलिए पहले दिन से ही, आज रात सोने से पहले से ही शुरू कर देना बेटा। नहीं, आप दिन के खाने के साथ हो सकता है। यस, बहुत बढ़िया। तो ज्यादा हैवी डोज नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब पलट दे पत्ता, और अब बेटा आगे चलते हैं और ओजोन को डिप्लीट करते हैं। ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन बेटा, हाँ जी। डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन अच्छा होगा तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी, प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी तो वहां रहने वाले अच्छे से रहेंगे। डाइवर्सिटी को प्रमोट ही करता है, कम नहीं करता।
टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डिकम्पोजिशन बढ़ रहा है, मान लिया, लेकिन जो प्लांट कम टेम्परेचर पर रहते हैं वो कैसे सरवाइव कर पाएंगे? सॉइल का टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, ओवरऑल नहीं समझ पा रहे के बात? सॉइल का टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए, ओवरऑल क्लाइमेट का नहीं, फिर तो भारी पड़ जाएगा ना, सीधा इंपैक्ट एंजाइम एक्टिविटी पे आएगा, सबके फिजियोलॉजी पे आएगा। ठीक बात है। नहीं, 1 डिग्री तो टॉलरेट कर लेता है, इतना भी टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा कि भाई 50 डिग्री एक साथ ही बढ़ गया हो, इतना वेरिएशन थोड़ी आया है अभी, और अगर आया आगे वेरिएशन तो मरेंगे। समझो बेटा, चलिए, तो किस तरह से ओजोन डिप्लीशन, बहुत सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं, इधर देखते चलिएगा, ये रही हमारी अर्थ, ये रहा हमारा ट्रोपोस्फियर, तो ये रहा हमारा स्ट्रेटोस्फियर। सब बच्चे जानते हैं कि ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, इसको मैं समझाऊं उसके पहले एक क्वेश्चन पूछ लूं क्या आपसे? आता है ना मैच द कॉलम, इधर वाले को उधर से मैच करना है, तो मैं एक मैच बताता हूं जिसमें आपको इधर और इधर से मैच करके बताना है कि ये मैच सही है या गलत है। ठीक है, इधर तो लिखा हुआ है ग्रीन हाउस इफेक्ट और दूसरी तरफ लिखा हुआ है सोलर रेडिएशन। ग्रीन हाउस इफेक्ट, सोलर रेडिएशन, सही या गलत? एक तरफ लिखा ग्रीन हाउस इफेक्ट, एक तरफ लिखा सोलर रेडिएशन, सही या गलत? कितने बच्चे सही के साथ हैं? मतलब ऐसे बोलते हो, जब स्टैंड लेने की बारी आती है तो सब पीछे हट जाते हो यार, ये गलत बात है बेटा, जो कहो उस पर रिजिड रहा करो। फिर जो बच्चे सही के साथ हैं वो गलत हैं, कोई बात नहीं, हर बार सही हो क्या जरूरी है क्या? लेकिन आपने अपनी बात को तो अच्छे से रखा ना, फिर उसमें डुलमुल क्यों हो गए आप? ये एटीट्यूड बना लेना है जीवन में, जो कह दिया बस कह दिया, क्योंकि अगर ऐसे ढुलमुल रहोगे तो फिर कैसे काम चलेगा यार, डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो बेटा समझ जाइए ऐसा क्यों गलत है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, सोलर रेडिएशन क्यों गलत है ये? क्योंकि सोलर रेडिएशन कितनी भी आती जाए, जब तक रोकने वाली CO2 नहीं बनेगी तब तक क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट हो पाएगा? ये वही बात है, मैं एक बोलचाल का एग्जाम्पल ले रहा हूं, आपको आराम से एग्जाम्पल सुनना है। सर्दी के दिन है, आप सो रहे हैं, आपको ठंड लग रही है क्योंकि आपने ब्लैंकेट नहीं ओढ़ा हुआ है। जब आप ब्लैंकेट ओढ़ लेते हैं तो गर्माहट फील होती है, ये गर्मी ब्लैंकेट की है कि आपकी बॉडी की है? ये गर्मी तो पहले भी थी, लेकिन रोकने के लिए ब्लैंकेट नहीं था। कितना ही सन से लाइट आती जाए, जब तक रोकने वाला ब्लैंकेट नहीं होगा, CO2, CH4, CFCN2 का एनवायरमेंट नहीं होगा, तब तक ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा। तो अगर लिखा जाता ग्रीन हाउस इफेक्ट CO2 तो ये करेक्ट मैच हो जाता बेटा। तो याद रखो, अब यहां ये ज्यादा दिमाग मत लगाना, अगर सोलर रेडिएशन ही नहीं आए तो फिर सब कुछ ही खत्म हो जाएगा, ये दिमाग मत लगाओ। आप सनलाइट को आने दो एज इट इज, जैसा वो आ रहा है, अर्थ को अपनी जगह पर रहने दो, लेकिन CO2, CH4, CFCN2 को हटा दो। अब क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा क्या? नहीं बेटा, तो इनके आने से ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। वो जो 4 आपने लिखी थे ना, गैसेस लिखी थी CO2, CH4, उस पत्ते पे पहुंचो। ये यहां पर लिखा था ना आपने CO2, CH4,
लिखा था। इसके नीचे यहां पर लिखो NO2, SO2, ओजोन एंड वाटर वेपर्स ऑल्सो टेक पार्ट, ये भी लिख ही लो साथ में। NO2, SO2, ओजोन एंड वाटर वेपर्स ऑल्सो टेक पार्ट इन ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो भी लिखना चाहिए। ठीक, चलिए बेटा। हाँ जी, NO2, SO2, ओजोन एंड वाटर वेपर्स, NO2, SO2, ओजोन एंड वाटर वेपर्स, लिख लिया? किसी के मन में कोई क्वेश्चन? यस, पूछो। अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे टेम्परेचर, किस पे? अच्छा, ट्रॉफिक लेवल नहीं कहते बेटा उसको, ट्रॉफिक लेवल तो फूड चेन में होती है, हर ट्रॉपिकल में, सब ट्रॉपिकल में। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक बात है। नहीं, पूरे अर्थ का तो एक साथ ही बढ़ेगा ना, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से CO2 तो जो फैल रही है वो एक साथ ही फैलेगी ना बेटा। क्योंकि आप आज देखें, आज आप हिली एरिया में जाइए, मैंने कहा था उस दिन आपसे कि वहां टेम्परेचर इसलिए कम रहता है क्योंकि कार्बन कंटेंट कम है। हिली एरिया में आज जितने लोग जा रहे हैं उनके व्हीकल्स भी तो जा रहे हैं ना, उनसे जो रिलीज होने वाली गैस भी तो बढ़ रही है ना वहां पर। तो वहां पर CO2 कम हो रही है कि बढ़ती जा रही है? अगर CO2 वहां भी बढ़ती जा रही है तो वहां का टेम्परेचर कम होगा कि ज्यादा होगा? ये तो इसलिए, और ऑल ह्यूमन तो इम्पैक्ट सब जगह डाल रहा है ना बेटा। क्योंकि आज आप देखिए, टूरिस्ट जब सीजन होता है तो इस लेवल पे वहां पहुंच रहे हैं, उनके व्हीकल्स वहां जा रहे हैं, इवन वहां पर कंस्ट्रक्शन इस लेवल पे चल रहा है कि उनके काम के लिए व्हीकल्स वहां जा रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर उस केस में तो वहां पर CO2 राइज होती जा रही है जो नहीं होनी चाहिए थी, और CO2 अगर बढ़ती बढ़ती जाएगी तो उस केस में वहां भी टेम्परेचर बढ़ेगा बेटा। एवरेज देखा जाता है बेटा, हो सकता है अपनी तरफ ज्यादा बढ़ गया हो, वहां कम बढ़ा हो। आज मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे कहा था कि हमारी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन है। क्या हर जगह 15 थोड़ी है, कहीं 0 भी है तो कहीं 40 भी है। अगर ऐसा है तो एवरेज देखा जाता है हमेशा। एवरेज टेम्परेचर 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है अकॉर्डिंग टू NCERT। वो 1 डिग्री से ज्यादा हो गया वैसे एवरेज देखा जाए तो, राइट। चलिए जी, अब यहां पर ये ट्रोपोस्फियर, ये स्ट्रेटोस्फियर, बताइए अच्छी वाली ओजोन कहां पर है? स्ट्रेटोस्फियर में है। तो यहां पर ये आप देख पाएंगे कि ये रही ओजोन। ओजोन ऐसा मानिए बेटा कि ये रहे हमारी अर्थ के पोलर एरिया, ये तो बीच में सेंटर और दोनों तरफ पोल है। यहां पर ये नॉर्थ, ये साउथ। एग्री? क्या सब बच्चे जानते हैं कि ओजोन लेयर जो यहां पर है उसके बारे में, यहां से लेकर 16 किलोमीटर ऊपर तक तो, 16 किलोमीटर ऊपर तक तो क्या आता है? ट्रोपोस्फियर। लेकिन 16 to 25, 16 से 25, 16 से 25 किलोमीटर तक ओजोन के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है। एग्री? मैं रिपीट करूंगा, फिर देख लें इधर बोर्ड पे। यहां से लेकर यहां 16 किलोमीटर ऊपर तक तो कौन सा है? 16 से आगे कौन सा शुरू हो जाता है? तो 16 से 25 के बीच ओजोन के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है, जिसे ओजोन लेयर के नाम से पुकारते हैं। ओजोन लेयर में
ओजोन के मॉलिक्यूल लाइट की प्रेजेंस में लगातार टूटते भी रहते हैं और बनते भी रहते हैं। टूटने और बनने में एनर्जी चाहिए जो लाइट से मिल रही है। तो फिर जल्दी बताइए, अगर मैं यहां पोलर और सेंट्रल रीजन को कंपेयर करता हूं तो लाइट इंटेंसिटी कहां ज्यादा है? तो एट अ टाइम टूटे हुए ओजोन के मॉलिक्यूल कहां ज्यादा है? सेंटर। ये शब्द पहुंच पा रहे हैं? यही वजह है कि ओजोन की थिकनेस पोल पे ज्यादा होती है और सेंटर में कम होती है। अगर ऐसा है तो यहाँ 4 mm थिकनेस है और यहाँ पर 3 mm थिकनेस आपको देखने को मिलेगी। मैंने कहा ओजोन की थिकनेस सेंटर में कम है, क्या मैंने डिप्लीशन बोला क्या? अभी मैंने जो भी बोला नॉर्मल बोला, नेचुरल बोला, किसी भी प्रकार के डिप्लीशन की बात नहीं की। अच्छा, ओजोन की थिकनेस सेंटर में क्यों कम है? लाइट इंटेंसिटी वहां ज्यादा, तो एट ए टाइम टूटे हुए मॉलिक्यूल वहां ज्यादा, वापस बनेंगे भी सही, लेकिन एट ए टाइम टूटे हुए मॉलिक्यूल वहां ज्यादा। अगर ऐसा है तो थिकनेस में थोड़ी कमी आ जाती है। वैसे बेटा ओजोन की थिकनेस का मेजरमेंट, ओजोन थिकनेस का जो मेजरमेंट होता है वो डॉप्सन यूनिट में किया जाता है। ओजोन की थिकनेस का जो मेजरमेंट होता है उसे आप डॉप्सन यूनिट में करते हैं। डॉप्सन यूनिट क्या होती है? 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे ओजोन के मॉलिक्यूल को कंप्रेस किया जाए। अगर थिकनेस यहां पर 0.01 mm के बराबर आती है तो उसे 1 डॉप्सन यूनिट कहा जाता है। कुछ क्लियर हुआ क्या? मैं फिर रिपीट करूंगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे ओजोन के मॉलिक्यूल को क्या किया? कंप्रेस। और कंप्रेस करने के बाद थिकनेस कितनी आई? तो उसे किसके बराबर मानेंगे? 1 डॉप्सन यूनिट के बराबर। अरे सीधी बात है, यहां पर 400 DU थिकनेस है, यहां 300 DU थिकनेस है, यहां 400 है। डॉप्सन यूनिट को DU से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, राइट। लेकिन जल्दी बताइए, ओजोन की थिकनेस पोल और सेंटर में कहां ज्यादा? सेंटर में थोड़ी, क्यों कम? लेकिन ह्यूमन पॉपुलेशन कहां ज्यादा? और ह्यूमन की तरह तरह की एक्टिविटीज, एसी यूज कर रहा है, फ्रिज यूज कर रहा है, कर रहा है बेटा? आप भी तो कर रहे हो, ये आपके लिए ही चला रखा है। जेट प्लेन उड़ा रहा है। बेटा समझ जाओ, वार्निश पेंट को यूज करना, डीओ को यूज करना, इन सब से लगातार ओडीएस रिलीज होते जा रहे हैं। ओ डी एस, ओ डी, क्या है ओडीएस? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस लगातार रिलीज होते जा रहे हैं बेटा। और इसमें सबसे ज्यादा जो रिलीज हो रहा है वो कौन है? क्लोरो फ्लोरो कार्बन। रिलीज पोल पे हो रहे हैं कि सेंटर में? लेकिन धीरे धीरे डिफ्यूज होकर, क्योंकि गर्म हवाएं ऊपर उठ के ठंडे इलाकों की तरफ जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ इक्वेटर है तो यहाँ गर्मी कम या ज्यादा? अब गर्म हवाएं ऊपर उठ रही है और ठंडे इलाकों की तरफ जा रही है, तो धीरे धीरे ये डिफ्यूज होकर कहां जाके एक्यूमुलेट हो रहे हैं? इसका मतलब कि सीएफसी का मैक्सिमम एक्यूमुलेशन कहां पर है? पोल पे। और वहां जाकर ये चुप नहीं रहता। CF2Cl2 लाइट की प्रेजेंस में टूट जाता है CF2Cl और फ्री क्लोरीन रेडिकल बनाता है। ये फ्री क्लोरीन रेडिकल बहुत खतरनाक है बेटा। ये यहां ओजोन से रिएक्ट करके उसे तोड़ देता है और यही चुप नहीं बैठता,
फिर बेटा ये वापस यहाँ पर फ्री रेडिकल की फॉर्म में रिलीज होकर फिर शुरू हो जाता है, चेन रिएक्शन चल रही है। अगर ऐसा है तो साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि one free radical of chlorine can deplete 1 lakh molecule of ozone। अकेला 1 लाख मॉलिक्यूल को तोड़ देता है। लाइट से तो टूट ही रही थी, इसने भी जाके तोड़ा। टूटी हुई का अमाउंट कम या ज्यादा, थिकनेस कम या ज्यादा, ओजोन की थिकनेस में आई हुई कमी ओजोन होल कहलाती है। यहाँ होल का मतलब कोई आर पार का क्षेत्र नहीं है, यहाँ होल का मतलब है टोटल थिकनेस में आई हुई कमी। अरे 400 DU से 100 DU पे जाना ओजोन होल है। जल्दी बताइए, ओजोन होल का बनना पहले पोल पर है कि सेंटर पे? तो पोल पे ही होल बन रहे हैं, पोल पे होल। अच्छा, नॉर्मली ओजोन की थिकनेस कहाँ ज्यादा और होल भी कहाँ? इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ये याद रख लेना बेटा, ये याद रख लेना। 1985 निम्बस 7 सैटेलाइट सबसे पहले पहला ओजोन होल अंटार्कटिका पर देखा गया। 1990 में दूसरा आर्कटिक पे भी देखा गया। लगातार अगर ओजोन डिप्लीट होती हुई आगे बढ़ती जाएगी तो फिर ये होल सेंटर में भी आएंगे और ओजोन यूवी को रोकती है, वो नीचे आने लग जाएगी। और उसके आने से क्या क्या हो सकता है मैं आपको बता चुका हूं पहले। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान रखें, इस पत्ते पे अभी मैं आता हूं, लेकिन यहाँ दोबारा आएंगे अभी। मैक्सिमम एक्यूमुलेशन ऑफ CFC कहां पर है? लो टेम्परेचर, मतलब कि पोल पे हो रहा है। और इसकी वजह से टोटल थिकनेस ऑफ ओजोन कम हो रही है, 100 DU तक जा रहा है। और इसे आप ओजोन होल के नाम से पुकारते हैं। फर्स्ट ओजोन होल। निम्बस 7 सैटेलाइट का नाम है। 1985 एंटार्क्टिका पर देखा गया। 1990 में आर्कटिक पे भी हुआ। और अब तो हर साल लेट अगस्त अर्ली अक्टूबर के बीच ओजोन होल दिखता है। आप कहेंगे कि सर इसी समय क्यों? अरे ये वहां का स्प्रिंग टाइम है, क्योंकि आप जानते हैं कि अंटार्कटिका भयंकर कोल्ड होता है, गजब के क्लाउड बनते हैं, 6 6 महीने अंधेरा रह जाता है। इस समय वहां लाइट इंटेंसिटी बढ़ती है। ये रिएक्शन जो अभी अभी हम बता रहे थे फास्ट मूव करती है, ओजोन का डिप्लीशन बढ़ता है बेटा। हम मानते हैं कि वो ठीक भी हो रहा है, लेकिन ठीक होना और ओजोन होल का बढ़ने में बढ़ना ज्यादा हो रहा है। कोरोना टाइम में इसमें भारी रिकवरी देखी गई थी, लेकिन वापस शुरू हो चुका है। और अगर ये बढ़ता हुआ सेंटर की तरफ आया तो क्या क्या हो सकता है आप सब बच्चे जानते हैं। इसकी वजह से स्किन कैंसर, मेलानोमा, स्नो ब्लाइंडनेस, कैटरैक्ट, जीरोडर्मा पिगमेंटोसम और साथ के साथ म्यूटेशन, थायमिन डाइमर जैसे ये चीजें देखने को मिलेगी जो मैंने पहले लिख दी है। ठीक बात, बहुत सिंपल। तो इंटरनेशनल लेवल पर इसे रोकने का क्या प्रयास चल रहा है, वो भी बात करते हैं। वो आपके एनसीईआरटी भी लिख रही है। इसके साथ यहां लिख लेना बेटा, CFC के अलावा डिप्लेटिंग कैपेसिटी N2 और मीथेन के पास है।
CFC से ज्यादा भी है किसी के पास है, BRFC, ब्रोमोफ्लोरोकार्बन, लेकिन वो इतना हैवी है कि नीचे रहता है, ऊपर जा ही नहीं पाता। जो ऊपर जाता है वो CFC ही है, इसलिए सबसे ज्यादा उसी को माना जाता है। ये पेज पलटा जाए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CF2Cl2 है, जो लाइट की प्रेजेंस में टूटकर फ्री रेडिकल रिलीज कर रहा है। फ्री रेडिकल ओजोन से रिएक्ट करके ओजोन को तोड़ रहा है, और वही फ्री रेडिकल वापस रिलीज होकर दूसरी ओजोन के लिए जा रहा है। चेन रिएक्शन चल रही है। वन फ्री रेडिकल ऑफ chlorine can deplete 1 lakh molecule of ozone. ज्यादा गर्म हवाएं हमेशा ऊपर उठ के ठंडे इलाकों की तरफ जा रही है। सबसे ज्यादा एक्यूमुलेशन पोल पर ही हो रहा है, तो मैक्सिमम डिप्लीशन वहीं देखने को मिल रहा है। नॉर्मली ओजोन की थिकनेस भी पोल पे ज्यादा, तो होल भी पोल पे ज्यादा। यही समझने वाली बात है यहां। डॉप्सन यूनिट जरूर याद रखना, आपके एनसीईआरटी के पत्ता 282। ओजोन होल इज द एरिया अबव अंटार्कटिका, जो पर्पल कलर में आपको दिख रहा है। अब इसमें कलर तो मत ढूंढो, सब मिक्स हो रहा है। Where the ozone layer is the thinnest, ozone thickness is given in, बहुत बढ़िया, the ozone hole over Antarctica develops each year between late August and early October। लिखा है ये भी आपको। और आप सब बच्चे जानते ही हैं कि ये फोटो आपको नासा से भिजवाया गया है, और भिजवाते भिजवाते कलर में कुछ दिक्कत आ गई। डॉप्सन यूनिट, डॉप्सन यूनिट जरूर याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत सिंपल ही क्वेश्चन आएंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। वैसे भी आप सब बच्चे तो पहले से जानते हैं सिंपल और टफ की डेफिनेशन क्या है, जानते ही है बेटा। जो आता है वो सिंपल है, जो नहीं आता वो टफ है। वो नहीं आता उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों नहीं आता? जब इतना पढ़ा रहे हैं, आप इतना पढ़ रहे हो, फिर क्यों नहीं आता? तो ये तो, अगर नहीं आता, ये शब्द आपके मुंह में आता है, आपके मन में आता है, तो ये बहुत गलत, मतलब मुझसे निकलता है, समझ, कि मुझे नहीं आता, तो ये गलत है ना बेटा, गलत है। सब आता है। कॉन्फिडेंस तो इसी लेवल का होना चाहिए, बाकी फिर बाद में देख लेंगे। अरे एक पत्ता कहाँ चला गया? ओहो, एनसीईआरटी बीच में अपलोड हो गई, गजब। तो इंटरनेशनल लेवल पर इसे रोकने के क्या प्रयास चल रहे हैं? अरे इंटरनेशनल लेवल पर इसे रोकने के लिए 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया था, जो कि मॉन्ट्रियल सिटी
हाँ जी बेटा, कनाडा विच ही बनाया गया सी। क्या यार, कनाडा, कनाडा पूरा लिखा करो। हम्म। लेकिन इसका इफेक्टिव होना 1989। इसके बाद से अमेरिका ने सीएफसी की जगह पर एचएफसी को यूज करना शुरू कर दिया है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का क्लोरो ही तो खराब है, उसकी जगह हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। आजकल आप ऐसी खरीदने जाते हैं तो उसमें ग्रीन गैस बोलते हैं, ग्रीन गैस है मतलब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है। अब वो उतना नुकसान नहीं कर रहे, ऐसा कहा जाता है, कहा ही जाता है। नुकसान तो हो ही रहे हैं, घने बेटा घने। मनमान, मनमान मतलब खूब सारे होते हैं बेटा। बहुत बढ़िया। गैस का नाम भी याद है, बताओ आप। R32। गूगल सर्च कर लेते हैं, अच्छा। लेकिन R32 कुछ स्पेसिफिक कंपनीज ही यूज करती है बेटा, जैसे जनरल, मित्सुबिशी, ऐसी कंपनी में आता है R32। बाकी दूसरे जो ऐसी आते हैं उनमें नहीं आती R32। चलिए खैर, बात ये बात की बात है, हम सेल्समैन नहीं है, आगे बढ़ते हैं। हटा दो। तो चलिए फिर, ओजोन डिप्लीशन भी हो गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी हो गया। आओ अब तो बचा लें एयर पॉल्यूशन कंट्रोल। साइकिल लेके आना पड़ेगा मुझे अब, हाँ। एटलीस्ट तब तो आना ही पड़ेगा जब जब मैं पॉल्यूशन पढ़ाता रहूं 3-4 लेक्चर के लिए, तब साइकिल लेके आ जाया करो ना। घर से पैदल ही भाग के आना पड़े। बहुत बढ़िया, सही है बेटा। BMW की साइकिल लेके आया। साइकिल तो साइकिल ही होती है, कोई भी हो। अब बातें नहीं, बातें नहीं इधर। एयर पॉल्यूशन कंट्रोल दोनों ही प्रकार का होगा, गैसियस भी होगा, पार्टिकुलेट भी होगा। गैसियस एयर पॉल्यूशन कंट्रोल के अंदर आपको कंबशन, एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, छोड़ दो। लेकिन पार्टिकुलेट तो पढ़ना है। और पार्टिकुलेट मतलब कि जो पार्टिकल्स हवा में जा रहे हैं उनको रोकने के लिए दो तरह की डिवाइस यूज की जा रही है, एक तो अरेस्टर और एक स्क्रबर। अरेस्टर और स्क्रबर। अरेस्टर में किसको यूज किया जाएगा? ESP, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ESP को यूज किया जा रहा है और स्क्रबर, दोनों की मैकेनिज्म समझाऊंगा मैं, उसके पहले कह देता हूं ESP और स्क्रबर दोनों इंडस्ट्रीज में यूज किए जा रहे हैं, मोटर व्हीकल्स में नहीं। ये इंडस्ट्रियल पार्टिकुलेट मैटर को कम करने के लिए किए जा रहे हैं। तो आओ दोनों की मैकेनिज्म समझते हैं हम, कैसे काम करते हैं दोनों। ESP कैसे काम करेगा, स्क्रबर कैसे काम करेगा, फिर इनको समझने के बाद ऑटोमोबाइल्स पे चलेंगे। जल्दी। ये दोनों आपके एनसीईआरटी ने फोटो दिए हैं, ESP और स्क्रबर। नेक्स्ट माइनर कब है? 30 को, ठीक है।
बेटा बेटा जल्दी। इनको नहीं पढ़ेंगे, ये कट इसलिए लगाया, इनको नहीं पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में नहीं, काम के भी नहीं। सबसे पहले ईएसपी, बहुत सिंपल, कुछ ऐसी डिवाइस होती है ईएसपी। एक काम करो रे बेटा, क्या काम करना है, इधर बोर्ड पे देखो, यहां पर हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड वायर लगा दो। पहले लगा दिए क्या? पीछे से वायर आ रहे हैं, मैं सेक्शन कटिंग बता रहा हूं आपको। यहां पर हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड वायर लगा दिए भाई। यहां आगे की तरफ एक काम करना, पॉजिटिव चार्ज प्लेट्स को फिट कर देना बेटा। यहां लगा दी। एनसीईआरटी कह रही है कि पॉजिटिव चार्ज्ड प्लेट्स आर ग्राउंडेड। ग्राउंडेड का मीनिंग फिटेड, फिट कर दी गई है। अब डर्टी एयर यहां से पास करना है, मतलब इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट, उसके साथ पार्टिकुलेट मैटर भी जा रहा है। जैसे ही पार्टिकुलेट मैटर आगे बढ़ने लगे, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड वायर को हाई वोल्टेज दीजिए। जब आप इनको हाई वोल्टेज देंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन का एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का ये एनवायरनमेंट कोरोना कहलाता है। क्या कहलाता है? एनसीईआरटी कहती है डिस्चार्ज कोरोना। डिस्चार्ज का मतलब कोई चार्ज नहीं, ऐसा नहीं है। डिस्चार्ज का मतलब है रिलीज्ड, रिलीज्ड कोरोना। अब सारे पार्टिकुलेट मैटर इस कोरोना के बीच में से होके गुजरेंगे। हर एक पार्टिकल पर इलेक्ट्रॉन अटैचमेंट होगा, नेट चार्ज नेगेटिव होगा, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जब आगे की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज प्लेट पे अरेस्ट हो जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज प्लेट पे, कहो बेटा कहो, पीएम यही अरेस्ट हो गए, पार्टिकुलेट मैटर। और अब इधर से जाने वाली हवा कंपैरेटिव क्लीन हो जाती है। कंपैरेटिव, 100% नहीं, क्योंकि क्या आपने उसमें से गैसियस इंप्योरिटी को अलग कर दिया क्या? नहीं। तो ये कंपैरेटिव क्लीन हो जाती है और अब यहां पर पार्टिकुलेट मैटर वहीं रुक जाता है। टाइम से आप प्लेट्स को साफ करते रहें और इसका मेंटेनेंस अच्छे से करते रहेंगे तो पार्टिकुलेट मैटर रुकता रहेगा। बहुत सिंपल। हम मानते हैं कि ये 99% पार्टिकुलेट मैटर को सेपरेट कर देता है, लेकिन 1% जो सबसे छोटे पार्टिकल है वो नहीं रुक पाते बेटा, वो तो बाहर जाके ही रहेंगे। समझ पा रहे हैं आप? लेकिन हाँ, ये बहुत इफेक्टिव डिवाइस मानी जाती है क्योंकि 99% पार्टिकुलेट मैटर को रोक लेती है। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है स्क्रबर। क्या होता है भाई स्क्रबर, उसकी मैकेनिज्म को भी समझ लीजिए।
कुछ ऐसी डिवाइस है स्क्रबर। ठीक बात। ये लीजिए, बहुत सिंपल। यहां से डर्टी एयर को पास करना है, वही इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट। गर्म हवा ऊपर उठ रही है, पार्टिकुलेट मैटर को साथ लेके जा रही है। जैसे ही पार्टिकुलेट मैटर ऊपर उठने लगता है, फंवारे चला दीजिए, फंवारे चला दीजिए। आपने यहां लाइम वाटर स्प्रे करना शुरू कर दिया है। कौन सा वाटर? जब पानी स्प्रे करेंगे तो पानी में घुल घुल कर पार्टिकल हैवी हो जाएंगे, और ये हैवी पार्टिकल नीचे की तरफ आएंगे, जिसे यहां आप कलेक्ट कर लीजिए बेटा। लेकिन आपने उसे हवा में जाने से रोक लिया। अगर सीधे शब्दों में कहूं तो आपने नॉन पॉइंट सोर्स होने से बचा लिया। पॉइंट सोर्स का ट्रीटमेंट आसान है, लेकिन नॉन पॉइंट सोर्स का ट्रीटमेंट बहुत 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 मुश्किल है बेटा। अब ऊपर से जो हवा जा रही है वो कंपैरेटिव क्लीन हो रही है, 100% नहीं। क्योंकि गैसियस इंप्योरिटी तो जा ही रही है। लाइम वाटर क्यों यूज किया? क्योंकि ये सल्फर डाइऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट कर लेता है। तो उस डिवाइस का नाम बताइए जो पार्टिकुलेट के साथ गैसियस इंप्योरिटी को भी अलग करती है, क्योंकि ये SO2 को भी अलग कर देता है। लाइम वाटर में सल्फर डाइऑक्साइड घुल घुल कर नीचे आ जाती है, तो यहाँ पार्टिकुलेट के साथ गैसियस इंप्योरिटी भी अलग हो जाती है। लेकिन क्या सारी गैस अलग हो गई क्या? कंपैरेटिव क्लीन हो रहा है, 100% क्लीन नहीं है। मैकेनिज्म सब बच्चों को क्लियर है? तो बताइए इन दोनों में से कौन सी डिवाइस आपको अच्छी लगी? दोनों अच्छे हैं, ऐसे किसी एक को स्पेशल वेटेज नहीं देते बेटा। जब जिसकी जरूरत होगी उसको यूज करेंगे। आपकी इंडस्ट्री में बनती है सल्फर डाइऑक्साइड, हमारी इंडस्ट्री में नहीं बनती। हम क्यों स्क्रबर लगाए रे? आप लगाइए स्क्रबर। अगर हम जबरदस्ती स्क्रबर यूज करेंगे तो उस केस में कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ इस लाइम वाटर का भी तो बढ़ेगा ना। तो क्यों प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी ना? जब जिसकी जरूरत हो उसी को यूज करें बेटा। तो आपको स्क्रबर यूज करना है, हम ESP ही लगाएंगे। दोनों डिवाइस अपनी अपनी जगह पर है, दोनों का अपना अपना रोल है, ये आपको कहना है। ठीक बात। तो ये तो हुआ इंडस्ट्रीज में। आ जाओ जल्दी से ऑटोमोबाइल्स पे चलते हैं। ऑटोमोबाइल्स में सबसे पहले दिल्ली की कैसे स्टडी सुननी पड़ेगी आपको। दिल्ली में क्या हुआ था? बात 1990s की है। वर्ल्ड वाइड 41 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज का सर्वे करवाया गया, जिसमें हमारी दिल्ली की रैंक 4 आई थी। बहुत बढ़िया। आज तो हमारी दिल्ली भारी कंपटीशन में है फर्स्ट के लिए। जब इस बात की चिंता एक भले आदमी को हुई तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दिया। इस प्रकार से पब्लिक इंटरेस्ट में किया जाने वाला केस PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका के नाम से पुकारते हैं। जनहित याचिका दायर कर दी गई, और जब जनहित याचिका दायर हुई तो उस पर सुनवाई भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहे हैं, इसके लिए क्या प्रयास हो रहा है। तो टाइम लिया गया, 2002 तक का टाइम दिया। इस बीच दिल्ली गवर्नमेंट ने जो सबसे अच्छा स्टेप लिया वो ये था कि वहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पेट्रोल और डीजल से हटाकर CNG में कन्वर्ट करना।
सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पेट्रोल और डीजल से अच्छी मानी जाती है। क्यों बेटा? सबसे पहले तो सस्ती पे जाओ। अरे एफिशिएंट बर्निंग है, एफिशिएंट बर्निंग है। पेट्रोल डीजल से ज्यादा बर्न होती है तो अनबर्न कम बाहर आएगा ना, पॉल्यूशन कम होगा। और दूसरा, इसमें मिलावट नहीं होती, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से हमारे पास 5% इथेनॉल, लेकिन पेट्रोल पंप तक पहुंचते पहुंचते 20% हो जाता है। मिलावट का भारी मामला चल रहा है, लेकिन इसमें ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तीसरा, इसको कोई चुरा नहीं सकता। पेट्रोल में तो आप जानते हैं, बाइक खड़ी है, पाइप निकाला, बोतल में लगाया, लेके निकल लिए। ऐसा मैंने सुना है बेटा। लेकिन क्या सीएनजी इस तरह से बोतल में आ जाएगी? नहीं बेटा, नहीं आएगी। अच्छा, आपने किया है ऐसा? नहीं, मैंने तो नहीं किया, लेकिन मैंने सुना है बेटा ऐसा। शायद आप लोग तो कर चुके हैं ऐसा। बहुत बढ़िया। नहीं, कभी कभी हो जाता है कि वो जैसे, हाँ, पेट्रोल खत्म हो गया तो भाई इससे थोड़ा सा ले जाओ ताकि पेट्रोल पंप तक पहुंच जाएगा, ऐसा। बहुत बढ़िया। और सबसे अच्छी बात, सस्ती भी होती है। तो ये 4 क्वालिटी आपके एनसीईआरटी लिख रही है। पहला क्या लिखा? एफिशिएंट बर्निंग, मिलावट नहीं, चुरा नहीं सकते, और साथ के साथ सस्ते। दिल्ली में सीएनजी अप्लाई करने से पॉल्यूशन में भारी कमी देखी गई, लेकिन उस टाइम की बात है, 2002 की। लेकिन हमारे देश की और भी तो मेट्रो सिटीज हैं, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कानपुर, आगरा, अहमदाबाद, मैंने उसका नाम लिया जहां पॉल्यूशन ज्यादा है। यहां भी तो पॉल्यूशन बढ़ रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को खुशी कि हाँ पॉल्यूशन कम हुआ दिल्ली में, लेकिन चिंता भी तो है। तो क्या करें, वहां भी सीएनजी अप्लाई कर दें, कर तो दें। लेकिन इतना बड़ा देश है हमारा, पाइपलाइन, रेगुलर सप्लाई के लिए पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी, टाइम लगेगा, तब तक तो पॉल्यूशन और फैल जाएगा। तो अभी अभी क्या किया जाए जिससे पॉल्यूशन में कमी आए? एक सुझाव आया, यूरोप वालों ने अपने यहां पेट्रोल और डीजल के कंपोजिशन में सुधार किया है। जो नया कंपोजिशन बनाया है, उसकी बर्निंग पहले वाले से अच्छी हो रही है। क्यों ना हम भी इंडिया में वही कंपोजिशन अप्लाई कर दें? लेकिन जब ये बातें कैबिनेट में हो रही थी, तो हमारे देश की पेट्रोलियम कंपनीज के ऑनर्स को गुस्सा आ गया कि अगर ऐसा करेंगे तो उस पेट्रोल डीजल का क्या होगा जो स्टॉक में पड़ा हुआ है। अगर उसे हम दोबारा नई मशीन लाएंगे, खर्चा, रीफिल्टर करेंगे, खर्चा। अगर ऐसा हो गया तो उस केस में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाएंगे, और बढ़े हुए दाम का पेट्रोल डीजल अगर मार्केट में गया, सरकार गिर जाएगी। सही बात है। जब ऐसी बातें आती तो गवर्नमेंट को सब समझ में आ जाता है। बात तो सही है, लेकिन किया क्या जाए, क्योंकि पॉल्यूशन तो बढ़ रहा है। तो चलो एक काम करते हैं, कंट्री वाइड सर्वे करवाओ, और उसमें सबसे पहले 11 मेजर पॉल्यूटेड सिटीज को ही सेलेक्ट किया गया। 11 मेजर पॉल्यूटेड सिटीज, वहीं पर यूरोप के वो नियम अप्लाई होंगे, सारे देश में एक साथ नहीं। सारे देश में एक साथ क्यों नहीं किया, समझ पा रहे हैं क्या? वरना जैसे ही मैं 11 सिटीज लिखूंगा, वैसे आप बच्चे मेरे से क्वेश्चन करेंगे कि बाकी के इंडिया में क्या इंतजार कर रहे थे वहां पहुंचने का। तो उसके पीछे का बैकग्राउंड मैंने पहले ही बता दिया है कि सबसे पहले 11 सिटी ही क्यों। बात समझ में आ रही है बेटा? तो यूरोप के नियम कब कब आए, इनके अंदर क्या क्या हुआ, ये तो जानना पड़ेगा भाई। तो इसे आप यूरो नॉर्म्स के नाम से पुकारते हैं। कौन से नॉर्म? नॉर्म्स मतलब नियम ही होता है, यूरोप से आए हैं। यूरोप फर्स्ट जून 99 में आया, लेकिन हमारे इंडिया में अप्लाई, हाँ, हमारे इंडिया में तो यूरो सेकंड से अप्लाई हुआ, जिसे आप यहां भारत स्टेज 2 के नाम से पुकारते हैं। BS2 इंडिया में जब अप्लाई हुआ तो इसे भारत स्टेज कहा गया।
और ये 1 अप्रैल 2000 से अप्लाई कर दिया गया। 11 मेजर पॉल्यूटेड इसी तरह से यूरो 3 भी आया, जिसे BS3 कहा गया। यहां ये मत कहना कि इंडिया में तो पहली बार है, हमारा कुछ नहीं है, हम तो वहां सिग्नेचर करके आए, उसके हिसाब से पैरेलल चलना पड़ेगा। अगर आपने इसको यूरो 2 और BS1 कर दिया, भारी कंफ्यूजन आ जाएंगे फिर आगे, अभी आप खुद ही देखेंगे। इसलिए जो यूरो 2 है वही BS2 है। BS3 1 अप्रैल 2005 11 मेजर पॉल्यूटेड। गजब हो गया यार। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आ चुका है। इसी समय 2005 रेस्ट ऑफ इंडिया पहली बार यूरो 2 या BS2 को अप्लाई कर दिया गया। सीधी बात, बाकी का इंडिया उन 11 सिटी से 1 यूरो पीछे। यहां पर अब यूरो 4 भी आ रहा है, जिसे आप BS4 के नाम से पुकारते हैं। लेकिन बेटा आप ये अप्रैल मतलब पूरी तरह से ऐसे ही एक्टिव होके बैठे थे, कब क्या करना है मुझे तुरंत ही। 2010, लेकिन 11 नहीं। 2 सिटी का नाम बताओ। अच्छा, लखनऊ। और क्या था? SH लिखू ना, देख लेना। ये कहां से है? ये महाराष्ट्र। ठीक बात। लेकिन आप कहानी सुननी पड़ेगी आपको, बहुत घातक कहानी है, ध्यान दो। पहले तो इन 13 सिटी को याद रखो, बाकी की इंडिया को भूल जाओ फिलहाल, अभी लाएंगे उसे भी। 2010 से लेकर यूरो 4 अप्लाई हो गया था, 2017 तक रहता, 17 में यूरो 5 आता। अरे सब बच्चे देख रहे हैं इधर? 2010 से कौन सा चल रहा है? 4। 17 से कौन सा आता? और 2023 से यूरो 6 अप्लाई हो जाता। ये बात सबको क्लियर हो गई? मैं फिर रिपीट करूंगा, केवल 13 सिटी को अभी याद रखना है, बाकी की इंडिया को भूल जाओ। 2010 से लेकर 2017 तक 4, 17 से 5, 23 से 6 होता। लेकिन एक नया फैसला, इंडिया में यूरो 5 नहीं आएगा। 3 साल इधर से कम करो, 3 साल इधर से बढ़ाओ, अप्रैल 2020 से यूरो 6 अप्लाई किया जाएगा। ये बात पहुंची क्या? इंडिया में यूरो 5 एस्केप कर दिया गया। 3 साल बढ़ाया, 3 साल कम किया, अप्रैल 2020 से यूरो 6 अप्लाई कर दिया गया। 13 सिटी की कहानी समझ में आ गई। लेकिन आप ध्यान देना इधर, बाकी का इंडिया 2010 से किस पे चल रहा था? 3rd पे। बाकी का इंडिया 2017 से वो इंडिया भी किस पे आ गया? मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट बोलूं, समझ में आया तभी हाँ बढ़ना। 17 से लेकर 20 तक पूरा इंडिया यूरो 4 पे रहा है। 17 से लेकर 20 तक पूरा इंडिया यूरो 4 पे रहा है, और 20 से पूरा इंडिया यूरो 6 पे है। ठीक 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 ठीक, आगे बात समझ में?
17 से 20 तक पूरा इंडिया यूरो 4। आपको पता है मार्च 17 में बाइक एक्टिवा सस्ती हो गई थी क्योंकि वो यूरो 3 वाली थी बेटा। ऐसा मार्च 2020 में भी हुआ था, लेकिन कोरोना की वजह से आपको पता नहीं लग पाया, क्योंकि आखिरी 10 दिन में ही स्टॉक क्लियर किया जाता है, लेकिन 22 मार्च से तो लॉकडाउन ही हो गया था, इसलिए हमें वो पता नहीं लग पाया उस टाइम पर। लेकिन हाँ, ये उस टाइम पर भी किया गया था। और वैसे भी जब इस तरह से सस्ता होता है तो वही अपने नियर बाई लोगों को फोन कर देते हैं, उसी अकॉर्डिंग उनका सेल हो जाता है, तो ज्यादा पब्लिक तक बात भी नहीं पहुंच पाई। लेकिन हाँ, ऐसा तब भी हुआ था। तो बच्चे, ये बात सबको क्लियर हो गई। अब मैं ऐसा लिख दूं, चलेगा? यहां से हटाते हैं इसको, तो तुम तो हट जाओ, हट ही जाओ। ऐसा लिखो बेटा, ये ठीक रहेगा कि 2017 कंप्लीट या एंटायर इंडिया किस पे आ गया? यूरो। बहुत बढ़िया। 2020 कंप्लीट इंडिया किस पे आ गया? 6 पे, यूरो 6। तो भाई ये यूरो आया, वो यूरो आया, लेकिन यूरो में किया क्या? यहां फ्यूल और इंजन दोनों मॉडिफाई होते हैं। पता पलटा जाएगा, वापस आ जाएंगे अभी इस पे। फ्यूल मॉडिफिकेशन की अगर चर्चा करते हैं तो ये लीजिए बेटा, यहां पर यूरो 3, यूरो 4 और यूरो 6 विशेष ध्यान दिया जा रहा है सल्फर कंटेंट पर। पेट्रोल में यूरो 3 के अंदर सल्फर कंटेंट 150 ppm से ज्यादा। डीजल में सल्फर कंटेंट 350 ppm से ज्यादा। हाइड्रोकार्बन 42% से ज्यादा। ये हाइड्रोकार्बन वो है जो अनबर्न हाइड्रोकार्बन। यहां पर सल्फर कंटेंट पर और भारी ध्यान दिया गया है, और सल्फर कंटेंट को यहां पर रिड्यूस करके, चाहे पेट्रोल, सल्फर कंटेंट को रिड्यूस करके 50 ppm से ज्यादा। और हाइड्रोकार्बन 35% से ज्यादा। यहां भी सल्फर कंटेंट पर भारी ध्यान दिया गया, और चाहे पेट्रोल। बहुत बढ़िया यार, मतलब गजब की रिदम में आ चुके हैं आप। 10 ppm से ज्यादा। हाँ, और हाइड्रोकार्बन वही 35। ठीक है बेटा। तो इंजन में फ्यूल तो हो गया, इंजन में क्या किया गया? इंजन में एक प्लेट लगा देते हैं, और बहुत महंगी मेटल से बनती है वो प्लेट, जिसका नाम बोलो। कैटेलाइटिक कन्वर्टर। जहां से एग्जॉस्ट निकलता है ना बेटा, वहीं वहीं पर लगानी है आपको, पहले लगानी है, मतलब उसके ऊपर से निकलना चाहिए। बहुत महंगी मेटल से, यूरो 4 नॉर्म के अकॉर्डिंग है ये प्लेट। लगाओ जल्दी, प्लेट लगा दो, टाइम कम है, तुरंत लगाओ बेटा। और इसकी महंगाई का अंदाजा आपको इससे हो रहा है कि इसे बनाने में प्लेटिनम यूज हो रहा है, पैलेडियम यूज हो रहा है, रोडियम यूज हो रहा। आराम से बेटा। यहां पर ये प्लेट बहुत गजब की प्लेट है, क्योंकि इसके ऊपर से जब कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देती है। क्या कहा? कार्बन डाइऑक्साइड मोर हार्मफुल को लेस हार्म। अरे दूर दूर तक के बच्चे कान खोल के सुन लेना, कुछ भी कर लो, पॉल्यूशन कम होता है, खत्म नहीं होता। कम किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। यहां से जब हाइड्रोकार्बन इसके ऊपर से गुजरेंगे तो ये वाटर और CO2 बना देगी। नाइट्रोजन ऑक्साइड जब इसके ऊपर से गुजरेंगे तो नाइट्रोजन गैस बना देगी। मोर हार्मफुल को लेस हार्मफुल।
लेकिन आपकी बाइक, आपकी कार में ये प्लेट लगी हुई है नहीं पता, क्योंकि सेल्समैन जब हम कार खरीदने जाते हैं तो वहां उसकी लग्जरी बताते हैं, ये नहीं बताते कि इस तरह की कोई प्लेट भी लगी है। अरे आपने तो कार बेच दी, फ्यूल तो वही लेगा ना जो कार लेके गया है। अगर उसने मार्केट से लेड वाला पेट्रोल यूज कर लिया तो लेड इसके ऊपर जम जाता है और इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को खत्म कर देता है। अनजाने में नुकसान हो गया। मैंने शब्द नुकसान यूज किया क्योंकि ऑटोमोबाइल कंपनीज को गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आया था कि इस तरह की एक प्लेट लगानी है, लगा देंगे। बहुत महंगी मेटल की है, कोई बात नहीं, कार की रेट बढ़ाओ। अगर कंपनी वाले ने ये प्लेट लगा के दी है तो पैसा आपसे लिया है, उसका यूज होना चाहिए बेटा। तो अब जब भी आप पेट्रोल पंप पे जाएं तो एक अलग ही काउंटर आप देखेंगे वहां, जहां अनलेडेड पेट्रोल होता है, जिसे अलग अलग कंपनीज अलग अलग नाम से बेचती है। कोई स्पीड लिखा रहता है तो कहीं पावर लिखा रहता है, कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम लिख देते हैं, तो अलग अलग कंपनीज अलग अलग नाम लिख देती है। लेकिन मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि लेड वाला खराब है तो हटा क्यों नहीं देते। पुराने व्हीकल्स में लेड एंटी नॉकिंग एजेंट का काम करता है। ये क्या है, ये केमिस्ट्री वाले बताएंगे आपको। एंटी नॉकिंग एजेंट का काम करता है। जिस दिन पुराने व्हीकल्स हट जाएंगे लेड वाला भी हट जाएगा। ठीक बात है। यही वजह है कि अनलेडेड पेट्रोल को ग्रीन पेट्रोल के नाम से पुकारते हैं। तो इस तरह से आज एयर पॉल्यूशन हमारे बीच जाओ। ये अनलेडेड पेट्रोल थोड़ा सा महंगा होता है, 1-2 रुपया। 7 रुपए महंगा चल रहा है क्या बेटा? नहीं बेटा, मेरे को तो यही लेना पड़ता है, वरना किसी दिन आप गलती से पेट्रोल पंप पे मिल जाओ, भारी पड़ जाए कि सर क्लास में तो बहुत ज्ञान बांटते हो और इधर बहुत बढ़िया। नहीं बेटा, पहले वाला पत्ता, फिर झगड़ा मत करना, आराम से पत्ते पलट लेना बेटा, झगड़ना नहीं है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू बेटा।